वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे फेमिनिज़म इन आईआर के फेमिनिज़म आईआर के अंदर क्या थ्योरी है, क्या पर्सपेक्टिव है। तो जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके मेजर थीम्स की कि द स्टेट एंड पावर, आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, इनइक्वलिटी एंड जस्टिस, पीस एंड सिक्योरिटी, कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। इन सारी चीज़ों के बारे में फेमिनिज़म किस पर्सपेक्टिव से देखता है, किस जाविये से देखता है। ठीक है, तो इस वीडियो का जो पहला पार्ट था उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और इसके जो मेजर एजम्पशन, ठीक है, जिसमें बेसिकली हमने इसके जो 4 कंसेप्ट थे, लिबरल फेमिनिज़म, फेमिनिस्ट, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, स्टैंड पॉइंट फेमिनिज़म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज़म, ये सारा किया और अपना कंसेप्ट क्लियर किया कि फेमिनिज़म इन आईआर ये क्या होता है। तो इसके दूसरे हिस्से में आज हम इसके मेजर थीम्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसके मेजर थीम्स में सबसे पहले बात करते हैं द स्टेट एंड पावर की। तो इससे पहले जिस तरह हमने पीछे बात की थी कि जो फेमिनिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि माजी में स्टेट के बारे में जितने भी अफेयर हुए, ठीक है, वो सारे के सारे मर्द लेके चला, यानी जो स्टेट अफेयर थे, स्टेट क्राफ्ट थी, वो सारा का सारा मर्द उसको लेके चलता रहा। ठीक है, जिसमें ये जैसे मैंने नीचे लिखा है कि स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव जो थे, पॉलिटिशियंस थे, सोल्जर्स थे, डिप्लोमेट्स थे, ठीक है, इसके अलावा सोल्जर्स या जो कुछ भी थे वो सारे के सारे मर्द थे। औरतें तो माजी में इसमें शामिल थी नहीं, अब जाके कुछ हालात बदल रहे हैं, लेकिन हम अभी माजी की बात कर रहे हैं। तो चूँकि जो स्टेट अफेयर थी, स्टेट के जो सारे के सारे मामलात थे, वो सारे के सारे मर्द रन कर रहा था। तो द स्टेट एंड पावर में जो सबसे पहली बात आती है वो फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि ब्रिंगिंग इन वुमन, ठीक है, इन द अफेयर ऑफ स्टेट द फर्स्ट स्टेज, कि पहले आप औरत को स्टेट अफेयर में तो लेके आ जाएं, ठीक है, तो बाकी काम तो बाद में है। जिस तरह हमने रियलिज़म में, लिबरलिज़म में या क्रिटिकल थियरी, स्ट्रक्चरलिज़म में हमने मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स की बात की कि वो क्या किस तरह से स्टेट को देखते हैं, पावर को देखते हैं। तो जो फेमिनिज़म है ये बोलते हैं कि वुमन तो स्टेट अफेयर में शामिल ही नहीं है, वुमन के पास तो पावर ही नहीं है, उसको तो अभी जाके वोटिंग की पावर मिली है। ठीक है, तो औरत के पास तो वो पावर, वो स्टेटस ही नहीं है जो मर्द के पास है। तो पहले आप औरत को ब्रिंगिंग इन, उसे स्टेट अफेयर में तो लेके आएँ, बाकी काम जो है, बाकी बातें वो बात की हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो औरत को स्टेट अफेयर में लेके आएँ। इसके अलावा जिस तरह ये मैंने पहले बात की कि लिबरल फेमिनिस्ट, ये हमने इससे जो पहले वाली वीडियो थी मेजर अजम्पशन वाली, उसमें हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया था। वो ये बोलते हैं कि द वर्ल्ड ऑफ आईआर इज़ ऑफ मैंस वर्ल्ड, कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, जो प्रैक्टिकली रिलेशंस होते हैं कौमों के दरमियान, स्टेट्स के दरमियान, वो सारे के सारे बेसिकली मर्द करता है। ठीक है, उसमें औरतें तो शामिल ही नहीं है। इसके अलावा ये फर्दर बात होती है द स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर पॉलिटिशियन, सोल्जर्स या जो कुछ भी इसमें शामिल हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो सारे के सारे मर्द हैं, औरत इसमें है ही नहीं। तो स्टेट एंड पावर के बारे में बात करने के लिए जो सबसे पहली स्टेज है वो ब्रिंगिंग इन वुमन है। इसके अलावा ये भी बात ऊपर हो चुकी है कि द वुमन अब्सेंट एंड अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन हाई पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, के वो उसमें शामिल ही नहीं है। इसके अलावा जो नेशनल इंटरेस्ट है ऑलवेज डिटरमाइंड बाय मैन, कि किसी भी कौम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो चूँकि स्टेट अफेयर में, स्टेट के मामलात में मर्द होते हैं, लिहाजा मर्द इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। अब चूँकि नेशन में औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, लेकिन मर्द ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो इसका मतलब औरतों की नुमाइंदगी भी मर्द कर रहे हैं, जो कि फेमिनिज़म जो इन आईआर है उनके मुताबिक गलत है। तो नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज डिटरमाइंड बाय मैन, जो गलत बात है, क्योंकि नेशन में औरतें भी होती हैं, लिहाजा औरतों को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने में, या दूसरे लफ्ज़ों में स्टेट अफेयर में लाने में। इसके अलावा जो फेमिनिज़म इन आईआर है, इनका मानना ये है कि गिवन टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रूव इक्वल टू मैन, कि अगर आप औरतों को बराबर के मौके दें तो ये भी मर्दों के बराबर आ सकती हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है कि इनको वोटिंग का हक दिया जाए, एजुकेशन का, सोशल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा वर्क प्लेस, जिसमें हमने पीछे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म फेमिनिज़म में बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में, कि कैपिटलिज्म के निज़ाम ने पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ, इसमें फ़र्क कायम किया हुआ है। ठीक है, औरत प्राइवेट लाइफ तक महदूद रहती है, वो पब्लिक लाइफ में आती नहीं है। तो जो स्टेट अफेयर होते हैं ये सारे के सारे पब्लिक लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो औरतों को प्राइवेट लाइफ से निकाल के पब्लिक लाइफ में लाया जाए, ताकि वो भी वोटिंग कर सकें, एजुकेशन हासिल कर सकें, सोशल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट कर सकें।
तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंपेयर करूँगा रियलिज़म से, कि जिस तरह रियलिज़म में हमने देखा कि वो कहते हैं कि जो स्टेट होती है ये अहम एक्टर होती है, जो बेसिक एक्टर है। इसके अलावा पावर जो होती है वो असल मिलिट्री पावर होती है, फिज़िकल पावर होती है, यानी वो स्टेट एंड पावर के बारे में एक वाज़ेह बयान देते हैं। यहाँ पर जो फेमिनिज़म है ये स्टेट एंड पावर के बारे में कोई वाज़ेह बयान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? वो ये पहली स्टेटमेंट में ही बात क्लियर है कि पहले आप औरत को इन सारे कामों में लेके तो आएँ, जब औरत स्टेट अफेयर में आएगी तो फिर इस बात का तयन होगा कि स्टेट के मामलात किस तरह के होने चाहिए, पावर कौन सी है, किस तरह से वो आगे चलेगी, या असल पावर क्या है। तो सबसे पहला काम औरत को स्टेट अफेयर में लेके आना है। ये स्टेट एंड पावर के बारे में था। इसके बाद आता है आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। तो जो फेमिनिस्ट इन आईआर हैं वो जो जेंडर है, सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल आइडेंटिटीज़, इसकी बिना पर आइडेंटिटी को तश्कील देते हैं। ठीक है, कि ये मर्द है, ये औरत है। ठीक है, यानी सेक्सुअलिटी की बिना पर, जेंडर की बुनियाद पर। तो आइडेंटिटी का सबसे जो पहला पैमाना है वो जेंडर है। इसके बाद कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी बेसिकली बाउंड्रीज़ होती हैं जो कि वार के ज़रिए, फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए क्रिएट की जाती हैं। कि जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर अंदर एक ख़ास तरह की कम्युनिटी है। ठीक है, इसी तरह इंडिया की ख़ास तरह की कम्युनिटी है, बांग्लादेश की ख़ास तरह की कम्युनिटी है। तो इसी तरह वार के ज़रिए ये डिटरमाइन हो जाती है कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान और इंडिया की वार होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि लाहौर इंडिया का हिस्सा है या दिल्ली पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि वार इस बात को डिटरमाइन करती है कि ख़ास तरह की कम्युनिटी क्या है। ठीक है, तो जब वार होगी तो ऑटोमेटिकली एक ख़ास तरह की लाइन लगी है, एक ख़ास तरह की बाउंड्री है जो ये तय कर रही है कि इस तरफ रहने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, उस तरफ रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, तो वार इस बात का तयन कर रही है कि ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। इस वजह से दो कम्युनिटीज़ के दरमियान वार हो रही है। इसी तरह जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, इसके ज़रिए भी किसी भी कम्युनिटी की जो बाउंड्रीज़ होती हैं उनका तयन किया जाता है। ये बेसिकली इससे रिलेटेड नहीं है फेमिनिज़म से, लेकिन चूँकि टाइटल में लिखा है तो मैंने थोड़ा सा ये बताया इसके बारे में। असल चीज़ आती है आइडेंटिटी। तो जो फेमिनिज़म इन आयर है उनके मुताबिक जो असल आइडेंटिटी है, एक तो वो जेंडर है कि जेंडर ये एक बेसिक पैमाना है कि इसके पर्सपेक्टिव से उसने देखना है फेमिनिस्ट ने कि मर्द औरत, ठीक है, जेंडर क्या है। इसके बाद उस जेंडर को जो असल आइडेंटिटी मिलती है वो मिलती है नेशनल आइडेंटिटी। अब इस सिलसिले में मिसालें आ जाती हैं कि वुमेन्स डिमांड फॉर सिटीजनशिप एंड इक्वल राइट्स। ठीक है, तो हम ये मिसालें बड़ी आम सी हमें मिल जाती हैं। अगर आप माजी में भी जाएँ, आप बरतानिया की मिसाल ले लें या आप पीछे ग्रीक सिटी स्टेट में चले जाएँ कि औरतों को कभी भी सिटीजनशिप नहीं दी जाती। अगर आप ग्रीक सिटी स्टेट की बात करें, आप मेरी अलग से इन पर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में कि ग्रीक सिटी स्टेट क्या थी, तो उसमें आप एथेंस और स्पार्टा की बात करें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती थी उसमें औरतों को नुमाइंदगी ही नहीं दी जाती थी। ठीक है, जो सिर्फ मर्द होते थे उनको काउंट किया जाता था। इसके अलावा औरतों को, गुलामों को और जो एलियंस होते थे उनको शुमार नहीं किया जाता था सिटीजनशिप में। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में है कि जो औरतें थीं उनको कभी भी सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। अब आके उनको सिटीजनशिप मिली है। ठीक है, तो औरतों की जो कोशिश रही है हमेशा से वो नेशनल आइडेंटिटी को हासिल करने में रही है। क्योंकि किसी भी स्टेट में जो सबसे ज़्यादा राइट्स इंजॉय करता है वो उसका सिटीज़न होता है। ठीक है, कोई भी सिटीज़न है तो वो स्टेट के ख़ास तरह के राइट्स को इंजॉय करेगा। तो चूँकि सिटीज़नशिप सिर्फ मर्दों को मिली है तो किसी भी स्टेट के जो सबसे ज़्यादा राइट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो उसका अहम काम होते हैं वो मर्द ही इंजॉय करता आ रहा है। जो औरत है उसको, चूँकि वो सिटीज़न ही नहीं है, लिहाजा वो उस तरह से उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकी माजी में। तो जो फेमिनिस्ट हैं ये आइडेंटिटी में बात करते हैं, नेशनल आइडेंटिटी की, कि औरतों को जो सिटीज़नशिप है वो दी जाए। ठीक है, ताकि वो अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी बना सकें। ठीक है, किसी कौम से अपने आप को अपना नाम दे सकें कि ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है या ये बांग्लादेशी है, और उसके बाद वो कौम या वो स्टेट उसके जो ख़ास तरह के राइट्स अपने सिटीज़न को देती है उसको वो औरत भी ख़ास तरह से इंजॉय कर सके। इसके अलावा जो मर्दों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं वही औरतों को राइट्स दिए जाएं। तो आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी में ये एक बड़ा अहम कंसेप्ट आता है जिसकी जड़ें आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में भी देख सकते हैं अगर आप मेरी अलग से ग्रीक सिटी स्टेट्स पर वीडियो देखें तो। इसके अलावा जो आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी है इसके बारे में फेमिनिस्ट बोलते हैं कि अगर आप माजी में चले जाएं या आप किसी भी कौम की देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, तो स्टोरी टोल्ड अबाउट नेशन, किसी भी कौम के बारे में जब भी स्टोरी बताई जाती है तो जो वुमन होती हैं आप उसको देखेंगे कि गार्डियन ऑफ नेशनल कल्चर, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस।
तो औरत को सिर्फ इन्हीं कामों तक ही महदूद कर दिया गया कि वो नेशनल कल्चर की गार्डियन है, रिलीजन की और ट्रेडिशन की, इसके अलावा उनको और कोई काम नहीं है। तो ये वही प्राइवेट लाइफ में काम आ जाता है, ज़ाती काम आ जाते हैं जिनका स्टेट अफेयर से, स्टेट क्राफ्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बाकी सारा काम चूँकि मर्द करते हैं, ठीक है, मर्द सिटीज़न भी होते थे, वो सारे राइट्स इंजॉय भी करते थे, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करते, पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में, ठीक है। तो इस तरह से उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट होती रही, ठीक है, जबकि वुमन वो पीछे रह गई। तो इनके मुताबिक जो सबसे बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि आइडेंटिटी में आप जो नेशनल आइडेंटिटी है वो औरतों को दें, और इसमें जो वुमेंस डिमांड फॉर सिटीजनशिप है या इक्वल राइट्स है टू मैन, वो उसको दिए जाएं। तो ये इसमें आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, इनके बारे में जो फेमिनिज़म इन आयर है वो क्या इनके बारे में कहते हैं। तो सबसे पहले तो फेमिनिज़म बोलते हैं कि मार्क्सिज्म के मुताबिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ग्लोबल कैपिटलिज्म। अब यहाँ पर फिर कंसेप्ट आ जाता है कैपिटलिज्म का कि व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है तो फिर कैपिटलिज्म क्या है। तो इस पर आप मेरी अलग से कि स्ट्रक्चरलिज्म इन आईआर और क्रिटिकल थ्योरी इन आईआर, ये मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने ये वाज़ह बयान किया कि क्या है कैपिटलिज्म और किस तरीके से ये वर्ल्ड ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूट करता है और कैसे ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को क्रिएट करता है कि जिसमें गरीब हमेशा गरीब रहता है, अमीर अमीर से अमीर तर होता है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि कैपिटलिज्म यानी सरमायादारी निज़ाम की वजह से, ठीक है, एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है कि जिसमें एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अमीर अमीर से अमीर तर, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, ठीक है। और इस निज़ाम को, इस कैपिटलिज्म के निज़ाम को स्टेट प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ठीक है, कि स्टेट इसको बेसिकली सपोर्ट कर रही है इस कैपिटलिज्म के निज़ाम को, बल्कि इसको रन करने में एक फ्रेमवर्क इसको दे रही है। तो फेमिनिज़म इन आईआर की वीडियो में मैं व्हाट इज़ कैपिटलिज्म और ये सारा निज़ाम कैसे चलता है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा वुमेंस वर्क इज़ अनपेड के इस कैपिटलिज्म के निज़ाम में, ठीक है, सरमायादारी के निज़ाम में जो औरत का काम करती है वो अनपेड होता है। इसकी एक बड़ी वजह हमने पीछे भी देखी थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म फेमिनिज़म में, कि जिसमें वो बात करते हैं कि कैपिटलिज्म के निज़ाम ने माशरे में एक पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ को क्रिएट कर रखा है। पब्लिक लाइफ में तो मर्द पार्टिसिपेट करता है और पब्लिक लाइफ इस बात को डिटरमाइन करती है कि व्हाट इज़ वर्क एंड व्हाट इज़ प्रोडक्शन। चूँकि जो मर्द होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ पर उनको पैसे मिलते हैं, तो उजरत मिलने की वजह से ये डिटरमाइन हो जाता है कि असल काम क्या है और असल प्रोडक्शन क्या है। औरत चूँकि प्राइवेट लाइफ में रहती है और वो कोई भी काम करती है उसको उसके पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो ज़ाती ज़िंदगी होती है। तो इस वजह से वो जो काम करती है वो डी वैल्यू होता है, उसकी कोई कदर नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो वुमेन्स वर्क इज़ अनपेड क्योंकि वो प्राइवेट लाइफ में रहती है। इसके अलावा नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट एक्टिविटीज़, मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस। ज़ाहिर बात है कि जब वो प्राइवेट लाइफ में रहती है तो फिर ये सारी तो पब्लिक लाइफ है, स्टेट एक्टिविटी, मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस, तो पब्लिक लाइफ में वो आती नहीं है, तो प्राइवेट लाइफ में रहती है, तो ज़ाहिर बात है उसके काम की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा वुमन कहीं भी काम करती है, पेड लेस, उसको उसकी कम कीमत दी जाती है। ये सारा ओवरऑल कैपिटलिज्म के कंटेक्स्ट से बात हो रही है। इसके अलावा दुनिया में जो औरत है फाइटिंग फॉर लेबर राइट्स, ठीक है, कि वो जहाँ पर काम करती है जो कि मर्दों के बराबर इनको कम तनख्वाहें दी जाती हैं, तो औरत इसके बारे में फ़ाइट कर रही है कि उसको बराबर के लेबर राइट्स दिए जाएं, बेटर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम करने के लिए जो बेहतर सूरत हाल है वो इनको मुहैया की जाए। तो इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, बेसिकली ओवरऑल बात ये हो रही है कि कैपिटलिज्म के निज़ाम ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि औरतें जो हैं उनको उनके काम की कोई कदर नहीं है, और दूसरा ये कि वो जो काम करती हैं वो अनपेड है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट लाइफ में होता है। मर्द चूँकि पब्लिक लाइफ में होता है, लिहाजा उसका जो काम होता है वो एक वर्क में और एक प्रोडक्शन में शुमार होता है, जिसकी वजह से उसको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन औरत प्राइवेट लाइफ में होने की वजह से, घर में होने की वजह से उस तरह से उसको उसकी उजरत नहीं मिलती। तो इस सारे जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इस सारा जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, इसके ख़िलाफ़ फेमिनिस्ट बोलते हैं और ये सारे फाइट कर रहे हैं फॉर लेबर राइट्स और बेटर वर्किंग कंडीशंस। इसके बाद हम बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड जस्टिस की। तो इसमें जो फेमिनिज़म इन आयर है ये बोलते हैं कि इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ठीक है, यानी कि इन सारी चीज़ों को अगर आप मर्द और औरत में कंपेयर करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही है, इनकम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो ये मर्दों पर ज़्यादा है और औरतों पर कम है, ठीक है। तो इसमें भी इक्वलिटी नहीं है।
इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़ी तरक्की आई है, ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से भी जो औरतें हैं स्टिल अर्न लेस, ये कम कमाती हैं, ठीक है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू मैन जो औरतें हैं वो कम कमा रही हैं और मर्द ज़्यादा कमा रहे हैं। माजी में तो होता था कि मर्द सारा काम ही यानी मर्द कर रहा है और वही पैसे कमा रहा है या हर लिहाज से मर्द तरक्की कर रहा है, लेकिन मॉडर्न दौर में हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आई है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ औरतों को मिल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो फेमिनिस्ट हैं वो बोलते हैं कि जो औरतें हैं वो कम कमा रही हैं। इसके अलावा 2003 में एक रिपोर्ट आई थी, इसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में, ठीक है, 2.2 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन वो औरतें काम कर रही हैं बट लेस रेगुलर पेड, ठीक है। अब 1.1 बिलियन, दुनिया की आबादी 6 से 7 अरब है, ठीक है, उसमें से 1.1 बिलियन सिर्फ औरतें हैं। तो वो ये कहती हैं कि इतना वो काम कर रही हैं बट लेस रेगुलर पेड, कि उनका जो काम है वो लेस रेगुलर पेड है, यानी कि एक तरफ जो मर्द काम करता है वो एक रेगुलर बेस पे होता है कि वो फ़र्ज़ करें कोई भी काम कर रहा है तो वो रेगुलर बेस पे काम कर रहा है, उसको जो पेड है, तनख्वाह है, वो रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। जबकि जो ख़वातीन काम करती हैं वो एक तो काम रेगुलर नहीं होता, दूसरा जो उनको तनख्वाहें दी जाती हैं वो भी अनरेगुलर होती हैं, ठीक है। अब इस बात को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी क्या मुराद है। इसके अलावा वुमन 60% ऑफ वर्ल्ड्स वर्क फोर्स, ठीक है, लेकिन अर्न लेस दैन $1, $1 से भी कम कमाती हैं, लेकिन 60% से ज़्यादा दुनिया की जो फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो औरतों पर मुश्तमिल है। तो इस सारी चीज़ ने इनइक्वलिटी एंड जस्टिस इसको कायम किया हुआ है। इसके बाद आता है पीस एंड सिक्योरिटी। तो फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि क्रिटिक ऑफ डिस्कोर्स ऑफ स्टेट सिक्योरिटी हॉस्टाइल अदर। तो ये कंसेप्ट जिस तरह हमने पोस्ट मॉडर्निज़म में किया था कि जो स्टेट होती है उसके अंदर डिस्कोर्स ऑफ स्टेट सिक्योरिटी होते हैं। डिस्कोर्स हम जानते हैं डिबेट्स को बोलते हैं, जो स्टेट अफेयर्स जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो जब हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं तो वो एक हॉस्टाइल अदर इसको क्रिएट करते हैं। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो सिक्योरिटी किसके लिए, यानी कौन डेंजर है, तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें इंडिया डेंजर है, चाइना डेंजर है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या ईरान या कुछ भी। तो स्टेट जब भी इस बात को डिस्कस करती है, डिस्कोर्स ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इस बात को करती है, तो हमेशा एक हॉस्टाइल अदर इसको क्रिएट किया जाता है, और जब अदर को क्रिएट किया जाता है तो फिर सिक्योरिटी यानी फिर वायलेंस पैदा होता है। तो जो हमारे फेमिनिस्ट हैं ये इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिक करते हैं। इसके अलावा फेमिनिस्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल पीपल, इनकी बात करते हैं कि सारे इंसानों को बुनियादी मसावी हकूक़ मिलने चाहिए। इसके अलावा जिस तरह हमने स्टैंड पॉइंट फेमिनिज़म में पढ़ा था, इसके मेजर अजम्पशन वाली वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सपीरियंस ऑफ मैटरनिटी, के औरत के जो एक माँ का एक्सपीरियंस हासिल करती है माँ होने का, जब वो अपने बच्चे की नशोनुमा करती है, परवरिश करती है, ठीक है, उसके अंदर एक केयरिंग की जो नेचुरल खसूसियत है बच्चे के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो स्पेशल रिलेशन टू पीस, तो ये एक स्पेशल रिलेशन देती है पीस से, यानी कि ये उसके अंदर एक नेचुरल होता है, यानी औरत के अंदर ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो पीस की तरफ ज़्यादा रुझान रखती है। इस हवाले से फेमिनिस्ट ये भी कहते हैं कि माजी में जितनी भी जंगें हुई, ठीक है, जितने भी स्टेट अफेयर थे, जो भी सारे काम हुए वायलेंस के मतलब, वो सारे के सारे मर्दों ने किए। क्यों? क्योंकि स्टेट अफेयर को मर्द ही चला रहा था। औरत तो घर की चार दीवारी में थी, औरत अनआर्म थी, ठीक है, औरत को हमेशा प्रोटेक्ट किया गया। तो ये जो अग्रेसिव बिहेवियर है, ठीक है, वार करने का या इस तरह का, ये मर्द का है, और जो पीस वाला बिहेवियर है वो औरत का है। लिहाजा ये जो एक्सपीरियंस ऑफ मैटरनिटी है और ये जो केयरिंग का एक्सपीरियंस है औरत के अंदर, इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल रिलेशन टू पीस देता है, और औरत को पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पर लेके आना चाहिए ताकि दुनिया में पीस कायम हो। इसके अलावा कनेक्टेडनेस, डायलॉग, कोऑपरेशन, इसको अहमियत देनी चाहिए ओवर डोमिनेंस एंड वायलेंस, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके अलावा नीड टू प्रमोट वुमन पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस इन IR, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ पर औरत को लेके आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह हमने ऊपर बात की कि औरत का एक्सपीरियंस मैटरनिटी का होता है, ठीक है, वो जो माँ का एक उसके अंदर एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, उसके अंदर जो केयरिंग की नेचुरल खसूसियत है, वो इस बात को ज़्यादा
प्रमोट करेगी कि औरत दुनिया के अंदर पीस लेके आए। क्योंकि मर्द चूँकि फेमिनिस्ट बोलते हैं कि उसका बिहेवियर एग्रेसिव होता है, तो अगर मर्द इंटरनेशनल रिलेशन को रन करेगा तो वार और वायलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर औरत करेगी तो पीस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दूसरे लफ्ज़ों में। तो ये था पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। इसके बाद कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस आता है, ठीक है। इसमें वही जो मैंने पीछे एक बात कही थी कि हिस्टोरिकली स्टेट एज आर्म्ड मैन एंड डिसआर्म्ड वुमेन, कि हमेशा जो सोल्जर्स होते थे माजी में वो मर्द होते थे, ठीक है, यानी कि आर्म्ड मैन एंड अनआर्म्ड वुमेन, के औरतें हमेशा अनआर्म्ड होती, घर में होती, उनको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता। तो ये जो अग्रेसिव बिहेवियर है ये फेमिनिस्ट मर्द के साथ लगाते हैं कि मर्द एक एग्रेसिव है, वो वार की तरफ ज़्यादा रुझान रखता है और औरत वो पीस की तरफ ज़्यादा रुझान रखती है। इसके अलावा 1980s में फेमिनिस्ट एंटी वार मूवमेंट ये शुरू हुई, जिसमें स्टेट का जो मिलिट्री अपरेटस था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके अलावा स्टेट्स मिलिट्री अपरेटस एक्सप्रेशन ऑफ मेल एग्रेशन, यही मैंने जिस तरह ऊपर बात की। तो जो फेमिनिस्ट हैं ये मैं यानी कि एक तरह से आप ये कह लें कि ये मिलिट्री के ख़िलाफ़ है। मिलिट्री के ख़िलाफ़ इस तरह से नहीं है कि ये बजाते यानी कि एज अ मिलिट्री के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि उनका जो बजट होता है एक्सेसिव बजट, ज़रूरत से ज़्यादा जो वो बजट यूज़ करते हैं, उसके ये बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। इस बात को मैं यहाँ पर बयान करता हूँ कि हाई लेवल ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर फेवर रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आर्मी का एक्सपेंडिचर, उसका जितना ज़्यादा खर्चा होता है, उतने ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आप सोशल वेलफेयर के बजट में या ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्चा कर सकें, ठीक है। तो आर्मी का जितना भी बजट होता है वो चूँकि टैक्सेस से लिया जाता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस आर्मी की तरफ जाते हैं, उसके बजट में जाते हैं, तो फिर आपने वो टैक्स अगर जो फलाही कामों में खर्च करना था, अच्छे कामों में, स्कूलिंग में, एजुकेशन में, ह्यूमन डेवलपमेंट में या सोशल वेलफेयर में, जहाँ भी, तो वो वहाँ से कट होके आर्मी के पास जाता है। लिहाजा क्या करना चाहिए कि आर्मी का बजट कम से कम रखना चाहिए, ताकि जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फलाही कामों में खर्च हो सके। इसके अलावा फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि वायलेंस नॉट एंडेमिक इन आयर, जिस तरह रियलिज़म ये बोलता है कि चूँकि इंसान सेल्फिश है, लिहाजा स्टेट्स भी सेल्फिश हैं, एक एनार्किक सिचुएशन है, और जो पीस है उसको कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसी तरह जो फेमिनिस्ट हैं ये भी बोलते हैं कि वायलेंस है, ठीक है, ये ना जो वार होती है, वायलेंस होती है, नॉट एंडेमिक इन आयर, ये कभी भी ख़त्म नहीं होना। इसकी एक बड़ी वजह ये बताते हैं, जिस तरह हमने पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ा था कि एट द वेरी हेड ऑफ द स्टेट डिस्कोर्स अबाउट सिक्योरिटी, ये हमने पीछे वाली स्लाइड में भी किया कि जो स्टेट होती है उसके अंदर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो हमेशा एक हॉस्टाइल अदर उसको क्रिएट करते रहते हैं कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, इसको फ़लाँ बंदे से ख़तरा है। तो जब आप एक अदर को क्रिएट करते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट और वायलेंस ये पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि वायलेंस जो है ये ड्यू टू पावर इनइक्वलिटीज़, मेल सुपरमेसी, के पावर इनइक्वलिटी की वजह से है और मेल सुपरमेसी की वजह से है। मेल सुपरमेसी से क्या मुराद है? मेल सुपरमेसी से मुराद ये बात है कि एक्सप्रेशन ऑफ मेल एग्रेशन, के जो मर्द की नेचर है वो फेमिनिस्ट बोलते हैं कि ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। तो जो वायलेंस होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि मेल सुप्रीम है स्टेट अफेयर में, ठीक है, औरतों को बराबर की नुमाइंदगी नहीं दी गई। तो चूँकि मेल ज़्यादा उसमें नुमाइंदगी करते हैं स्टेट अफेयर में, लिहाजा चूँकि उनकी नेचर भी थोड़ी एग्रेसिव है, लिहाजा जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें भी वायलेंस पैदा होता है। तो कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस में बेसिकली इनका मानना ये है कि मिलिट्री का बजट आप कम से कम रखें, ठीक है, उससे फलाही कामों में ज़्यादा खर्च करें। इसके अलावा जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये जो इनइक्वलिटी है इसको ख़त्म करें, और औरत को मर्द के बराबर के हकूक़ दें, ताकि वो भी अपने एंगल से, अपने पर्सपेक्टिव से पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद हम सबसे आखिर में इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले कि फेमिनिस्ट टेंड टू कंसंट्रेट ऑन वुमेन। तो अगर आपने मेरी पहली इसमें वीडियो देखी है मेजर अजम्पशन वाली, तो उसमें हमने बात की थी कि जो फेमिनिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि वो बेसिकली औरतों के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। अगर आप ये कहें कि फेमिनिज़म औरतों के बारे में है तो ये बेसिकली एक नैरो डेफिनेशन है फेमिनिज़म की, बल्कि जो फेमिनिस्ट का एंगल है, पर्सपेक्टिव है, वो जेंडर है, यानी कि वो जेंडर के नुक्ता नज़र से कि ये मर्द है, ये औरत है, मर्द किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है, औरत किस तरह से चीज़ों को देखती है, ठीक है, या व्हाट ये हैज़ बिन निगलेक्टेड इन द स्टडी ऑफ आयर, कि माजी में सारे काम मर्द ने किए, ठीक है, तो औरतें कहाँ थीं। अगर औरतों को बराबर की सतह पर लाया जाए तो क्या आयर में कोई चेंजेस आ सकती है। तो असल में फेमिनिज़म अपने आप को, या जो फेमिनिस्ट हैं
वो अपने आप को इस तरह का कहते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव है वो एक जेंडर पर्सपेक्टिव है, वो वुमन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं फेमिनिज़म पर, वो ये कहते हैं कि फेमिनिस्ट टेंड टू कंसंट्रेट ऑन वुमन, कि वो ना चाहते हुए भी औरतों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि वो औरत के नुक्ता नज़र की ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी मेजर अजम्पशन भी देखी, इसके मेजर थीम्स भी देखे, तो आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेमिनिस्ट मर्दों के बारे में भी बात करते हैं या नहीं करते, या वो सिर्फ़ औरतों के बारे में ही बात करते हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म है इस पर। इसके अलावा जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि नो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर, कि फेमिनिज़म की कोई थ्योरी ही नहीं है आईआर के बारे में। यानी जिस तरह रियलिज़म, लिबरलिज़म एक ख़ास पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि ये ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश, या लिबरलिज़म कहता है ह्यूमन नेचर इज़ गुड, इस तरह वो इंस्टीट्यूशंस की नॉन इंटरवेन ऑफ गवर्नमेंट इसकी बात करता है। ठीक है, फ्री मार्केट की बात करता है, फ्री इकोनॉमी की बात करता है। तो इस तरीके से जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि फेमिनिज़म कोई थ्योरी नहीं है आईआर के बारे में, बल्कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह आईआर माजी में था। ठीक है, वो सारा का सारा मैस्कुलिन था, मर्द उस पर काबिज थे, और अगर औरतों को पार्टिसिपेशन दी जाए तो वो फिर किस तरह का होगा। ठीक है, यानी कि फेमिनिज़म इन आईआर इस तरह का है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये एक बाकायदा थ्योरी है ऑफ आईआर, कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस को एक्सप्लेन करती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा एक क्रिटिसिज्म ये है कि डज़ नॉट कंसीडर अदर वुमन बेस्ड डिवीजन्स के सोशल क्लास और एथनिसिटी। अब पीछे जो हमने इसकी मेजर एजम्पशन या इसके मेजर थीम्स की बात की, तो हमने मुख्तलिफ बातें की कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिहाज से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जॉब्स की बात करें, वर्ल्ड लेबर की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो हम कंपैरिजन करते हैं मर्द और औरत का, कि मर्द जो मैन है वो हमेशा एक उसे सुपीरियर पोजीशन मिली है, उसे एक एडवांटेज रहा है, और जो औरत है वो उसे एक डिसएडवांटेज रहा मर्द की कंपैरिजन के लिहाज से। तो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये बोलते हैं कि आप सोशल क्लास और एथनिसिटी, यहाँ पर जो औरतों के दरमियान डिवीज़न है उसकी बात नहीं करते, कि कई जगहों पर जो औरत है उसका सोशल स्टेटस हाई है, कई जगहों पर सोशल स्टेटस लो है। तो इस जो सोशल क्लास, इसमें जो डिवीज़न है, इसको कैसे ख़त्म करना है, इसके बारे में फेमिनिज़म कुछ भी नहीं कहता, बल्कि सिर्फ मर्द और औरत के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ों को देखता है। और इसी तरह एथनिसिटी, ये भी सोशल क्लास से रिलेटेड है। एथनिसिटी आप जानते हैं फ़िरका वारियत को बोलते हैं, कि इसमें भी एक साइड पे चंद औरतें होती हैं, उनकी एक ख़ास तरह की आइडियालॉजी, नज़रियात होते हैं, दूसरी तरफ दूसरी तरह की होती हैं, उनके अपने ख़ास रस्म व रिवाज और ख़ास आइडियालॉजी होती है। तो ये जो डिफरेंस है इस पर भी फेमिनिज़म बात नहीं करता। ठीक है, तो अगेन कि वो जेंडर बेस बात करता है कि मर्द और औरत के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा फेमिनिस्ट रिलाइज ऑन यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमन, कि ये पूरी दुनिया में जो वुमन है, ठीक है, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं फेमिनिज़म पर, वो ये बोलते हैं कि फेमिनिस्ट क्या करते हैं कि पूरी दुनिया की जो वुमन है उसको एक ही नुक्ता नज़र से देखते हैं। यानी एक वुमन जो अमेरिका में नशोनुमा पा रही है, बड़ी हो रही है, और एक और जो पाकिस्तान या इंडिया में हो रही है, तो उनके नज़दीक इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो तजुर्बा है, वो एक ही तरह का है। ठीक है, ये इन दोनों को एक ही कैटेगरी में लेंगे। जबकि जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, यानी यूनिवर्सल कैटेगरी में नहीं देखना चाहिए, बल्कि सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड मीनिंग, इस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए कि जो औरत पाकिस्तान में रहती है उसका जो सोशल कंटेक्स्ट है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एक वुमन जो इंडिया में रहती है, या एज़ कम्पेयर टू एक वुमन जो बरतानिया या अमेरिका में रहती है। ठीक है, तो एक वुमन जो अमेरिका से आई है उसके नज़दीक पाकिस्तान या इंडिया में रहने वाली औरत बैकवर्ड हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के कंटेक्स्ट के लिहाज से वो औरत यहाँ पर खुश रह सकती है, यानी खुश हो सकती है, वो अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजार रही होती है। तो लेकिन दूसरे के पर्सपेक्टिव से वो बैकवर्ड हो सकती है। ठीक है, ये एक यानी कि एक डिस्क्रिमिनेशन जो हमने पोस्ट मॉडर्निज़म में ज़्यादा डिटेल से बात की थी, ये यहाँ पर बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सल कैटेगरी में वुमन को ना देखें, बल्कि उसके जो सोशल कंटेक्स्ट है उसके मीनिंग के लिहाज से आप उसको देखें। तो ये जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये बोलते हैं कि जो फेमिनिस्ट हैं वो यूनिवर्सल कैटेगरी में वुमन को देखते हैं। तो ये था थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो फेमिनिस्ट जो इन आईआर हैं उन पर किया जाता है। तो ये है एक ओवरऑल फेमिनिज्म इन आईआर। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने इसका कंसेप्ट क्लियर किया, जिसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म इसकी बात की। ठीक है, और आज की वीडियो में हमने इसके मेजर थीम्स की बात की। ठीक है, और इसका क्रिटिसिज्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको फेमिनिज्म इन आईआर क्या होता है इसके बारे में किसी हद तक पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।